नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस की खास पेशकश देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। बड़ी खबर देहरादून से सामने है। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने समिट का लोगो विमोचन कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा समिट के लोगो का विमोचन कर दिया गया है। वेबसाइट को सीएम धामी ने लॉन्च कर दिया है। साथ ही दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा। वहीं देश और विदेश में उद्यमियों को लुभाने के लिए रोड शो किए जाएंगे। साथ ही 22,000 करोड़ का अभी तक एमओयू किया जा चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च कर दिया गया है। वेबसाइट को सीएम धामी ने इस दौरान लॉन्च किया है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें, दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का देहरादून में मेला लगने वाला है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वेबसाइट और लोगो सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। देश और विदेश में उद्यमियों को लुभाने के लिए यह इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। 22,000 करोड़ रुपए का अभी तक एमओयू किया जा चुका है। खबर देहरादून से सामने, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े वेबसाइट और लोगो को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया। पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोगो का विमोचन किया गया। साथ ही वेबसाइट को भी लॉन्च करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। वहीं दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया। देश और विदेश में उद्यमियों को लुभाने के लिए रोड शो भी इस दौरान किए जाएंगे। वहीं 22,000 करोड़ रुपए का अभी तक एमओयू किया जा चुका है। खबर देहरादून से सामने है, जहां पर वेबसाइट को सीएम धामी ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए नीतिगत आधार और मार्गदर्शन के लिए सीएम सलाहकार समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट से सभी विभाग जुड़े हैं। इन्वेस्टर समिट में उद्योग विभाग एक साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही कहा कि समिट राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे अवसर के रूप में अधिकतम लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। वहीं इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों की काफी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। खबर देहरादून से सामने है, जहां पर इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए एक बैठक रखी गई। वहीं समिट में सभी विभाग जुड़े हुए हैं, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। साथ ही उन्होंने कहा कि समिट राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्णप्रयाग में मुख्यमंत्री धामी शनिवार को चमोली जनपद के दौरे पर हैं। बता दें कि बारिश के चलते थराली, ग्वालदम, नारायण में काफी नुकसान हुआ है, जिसका सीएम धामी हवाई दौरा करेंगे। खबर कर्णप्रयाग से सामने है, जहां पर सीएम धामी चमोली जनपद का दौरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं बारिश के चलते कई क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। सीएम धामी द्वारा इस नुकसान का जायजा लिया जाएगा। वहीं सीएम धामी हवाई दौरा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान क्या कुछ नुकसान हुआ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी उसकी समीक्षा करेंगे। वहीं प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। खबर कर्णप्रयाग से है। वहीं बारिश के चलते थराली, ग्वालदम और नारायण में काफी नुकसान हुआ है, जिसका सीएम धामी द्वारा हवाई दौरा किया जाएगा। क्या कुछ नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाएगी। वहीं सीएम धामी इस दौरान चमोली दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सीएम धामी का हवाई दौरा देखने को मिलेगा, जहां पर बारिश के चलते कई क्षेत्र में काफी नुकसान देखा गया था। सीएम धामी हवाई दौरा करते हुए इस नुकसान की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। खबर कर्णप्रयाग से, जहां सीएम धामी का चमोली जनपद का दौरा रहने वाला है। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में काफी नुकसान देखा गया है। वहीं सीएम धामी हवाई दौरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं क्या कुछ नुकसान देखने को मिला है, इस दौरान सीएम धामी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी का चमोली का दौरा रहने वाला है। इस दौरान सीएम धामी हवाई दौरा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही नुकसान की समीक्षा करते हुए भी सीएम धामी नजर आने वाले हैं। बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा सीएम धामी करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, थराली, ग्वालदम और नारायण में काफी नुकसान हुआ है।
आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें बारिश के चलते थराली, ग्वालदम और नारायण में काफी नुकसान हुआ है। वहीं चमोली जनपद के दौरे पर सीएम धामी शनिवार को रहने वाले हैं। बता दें कि बारिश के चलते थराली, ग्वालदम और नारायण में काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते आज सीएम धामी द्वारा हवाई दौरा किया जाना है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई दौरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं बारिश के चलते जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी। वहीं हवाई दौरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसी खबर पर कर्णप्रयाग से हमारे संवाददाता दीपक शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये जो हवाई दौरा रहने वाला है, इस दौरान किन प्रभावित इलाकों का सीएम धामी द्वारा दौरा किया जाएगा, साथ ही क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या किसी इस दौरान जो नुकसान हुआ है उसे लेकर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है? अमन, आपको बताना चाहता हूँ कि थराली जो समस्त पिंडर क्षेत्र है उसमें इस बरसात के कारण काफी नुकसान किया गया है। बात किया जाए तो थराली की, नारायणगढ़ की और देवाल क्षेत्र की, इन क्षेत्रों में लगातार 10-15 दिन में 2-3 बादल फटने की घटना है सामने आई थी, जिसके बाद से लेकर यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था। जगह जगह मकानें टूट गई थी, पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए थे और लोग बेसहारा हो गए थे। ऐसे में अब लगातार मांग से चल रही थी कि इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, तो उसके बाद से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपने ग्वालदम तक प्लेन से आएंगे। वहाँ से प्राइवेट हेलीकॉप्टर से यहाँ पर थराली और देवाल और नारायणगढ़ का हवाई सर्वेक्षण करके जो संबंधित अधिकारी हैं जहां जहां नुकसान हुआ है उनको निर्देशित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दौरा किया जाना है। खबर देहरादून से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बहाने लैंसडाउन में बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया। तभी महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत पर जिस घोटाले को लेकर विजिलेंस जांच कर रही है वह बीजेपी शासनकाल का ही घोटाला है। साथ ही विधायक ने कहा कि जिस तरह से हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि मुंह खोलेंगे तो कई सफेद पोश बेनकाब हो जाएंगे। इस सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि सफेद पोश कौन हैं जिनकी बात हरक सिंह रावत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विजिलेंस ढिलाई से जांच कर रही है और विजिलेंस जांच के बीच केवल नूरा कुश्ती हो रही है। उन्होंने अपनी ही सरकार से मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच हो। निश्चित रूप से ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ही की सह में उन्होंने वो कोई काम किया है तो सरकार को आज और भी सचेत होकर इसकी जांच कर देनी चाहिए कि अगर हमारी सरकार में भी हुआ है तो हमारा दायित्व है कि हम उसको पाक साफ करके उसकी जांच करें। देहरादून में पोषण माह का शुभारंभ किया गया। बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने शुभारंभ किया। वहीं जनपद के अंतर्गत सभी 7 ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि यह पिछले साल की दूसरी छमाही के दौरान बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को लेकर आधा या अधिक, दूसरे के दौरान 1/3 तक प्रदान करता है। साथ ही उम्र के साथ बच्चों की लंबाई, वजन के साथ साथ उनके मस्तिष्क का भी विकास जरूरी होता है। खबर देहरादून से, जहां वन विभाग में वन अधिकारियों के बम्पर तबादले हो गए। वहीं एसपी सुबुद्धि, अपर प्रमुख वन संरक्षक निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय ने वर्तमान पदभार के साथ साथ प्रभारी प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम देहरादून का प्रभार अतिरिक्त रूप से प्रदान किया गया है। जो है एक वृद्धि जो है इसमें होते जा रहा है। इसका देखते हुए जो है उत्तराखंड पुलिस जो है हमारा डीजीपी महोदय का निर्देश में जो है कि बहुत सारे जन जागरूकता अभियान जो है हम लोग करते आते हैं। उसमें एक अच्छा अभियान है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से जो कॉमिक्स बुक्स जो है इसमें विभिन्न प्रकार का जो साइबर क्राइम जो पब्लिक के साथ हो सकता है उसका पब्लिक अवेयरनेस करते हुए ऐसा कुछ अपराध उनके साथ घटित हो गया तो फिर उसका कैसा रोकथाम कर सकते हैं। साइबर अपराधों से बचने के लिए कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने एक नया तरीका इजाद किया है जो साइबर से बचने के लिए आपको जागरूक तो करेगा ही, साथ ही ये रोमांच भरा भी होगा। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है।
दरअसल इस कॉमिक्स में एक काल्पनिक चरित्र है, सुपर कॉप चक्रेश। हर सोमवार को यह कॉमिक्स प्रकाशित होगी और आपके सामने होगी साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई एक कहानी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। खबर देहरादून से, जहां पर साइबर कॉमिक्स से क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। वहीं पुलिस ने नया तरीका ढूंढा है। सुपर कॉप चक्रेश सॉल्व करते हुए केस नजर आएंगे। जो है एक वृद्धि जो है इसमें होते जा रहा है। इसका देखते हुए जो है उत्तराखंड पुलिस जो है हमारा डीजीपी महोदय का निर्देश में जो है कि बहुत सारे जन जागरूकता अभियान जो है हम लोग करते आते हैं। उसमें एक अच्छा अभियान है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से जो कॉमिक्स बुक्स जो है, इसमें विभिन्न प्रकार का जो साइबर क्राइम जो पब्लिक के साथ हो सकता है उसका पब्लिक अवेयरनेस करते हुए ऐसा कुछ अपराध उनके साथ घटित हो गया तो फिर उसका कैसा रोकथाम कर सकते हैं। करीब 12 साल से लंबे चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इससे राज्य के आंदोलनकारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने इस फैसले के लिए धामी सरकार का आभार जताया है। कि आज जिस प्रकार से खटीमा की शहादत पर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक का जो एक्ट आज जो उसके लिए एक्ट के लिए जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, उसके लिए मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ही नहीं तमाम राज्य आंदोलनकारी की ओर से मैं सरकार का, पूरी कैबिनेट का, उन सचिवालय कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस विधेयक को बनाने के लिए अपना समय दिया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इसके बाद उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों में जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव की आचार संहिता से विकास के काम प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर एक राष्ट्र में एक चुनाव होगा तो विकास के काम भी प्रभावित नहीं होंगे और बेहतर तरीके से चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न की जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, यह एक बहुत ही सार्थक कदम है। अनेक वर्षों से देश में एक देश एक चुनाव की बुद्धिजीवियों द्वारा, कानूनविदों द्वारा और अनेक राजनीतिक दलों द्वारा मांग की जाती रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले के प्राचीर से एक देश एक चुनाव इसकी बात कही है और इस पर जो समिति बनी है वो विभिन्न हितधारकों से, जनता के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, कानूनविदों से विचार विमर्श करेगी और उस पर जब रिपोर्ट देगी उस पर संसद में चर्चा होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए आज का दिन एक काला दिन है। पहाड़ों की रानी के दामन में लगा वो दाग है जिसका दर्द आज भी हर आंदोलनकारी के कलेजे को छन्नी कर डालता है। आज के दिन सन 1994 में निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी को आप उसके खूबसूरत वादियों के लिए जानते होंगे, वहाँ के पर्यटन के लिए जानते होंगे, लेकिन शायद ही पहाड़ों की रानी मसूरी और 2 सितंबर के इतिहास को जानते होंगे। ये दिन मसूरी के लिए एक काला दिन है। इसी दिन सन 1994 को पृथकराज उत्तराखंड की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सारी वादियां बारूद की सुगंध से महक उठी। दरअसल तत्कालीन यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों ने गोली की बौछार कर दी थी, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे तो कई लोग घायल हुए थे। इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए थे। जी, जब हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गांव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इस 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं आज उन्हीं का भला हो रहा है
आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आज जो है अधूरी समझते हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही हैं, जनहित की तो उसमें कोई बात ही नहीं आ रही। दरअसल इस पूरी वारदात की शुरुआत 1 सितंबर 1994 को हुई। इस दिन खटीमा गोलीकांड के बाद रात में ही मसूरी थानाध्यक्ष को बदल दिया गया था। यहाँ झूलाघर स्थित संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय के चारों ओर पीएसी और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिए गए थे। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी के लोगों में भारी आक्रोश था, जिसको लेकर 2 सितंबर को आंदोलनकारी खटीमा गोलीकांड के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से क्रमिक अनशन कर रहे थे। इस दौरान पीएसी और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के अकारण ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें आंदोलनकारी बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन मंगई, बेलमती चौहान और हंसा धनई शहीद हो गए। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू की। इससे पूर्व शहर में अफरा तफरी मच गई। क्रमिक अनशन पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ में पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था और सालों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा है। सबसे बड़ी बात, आंदोलनकारी उन शहादतों को हम नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत ये परवान चढ़ पाया और ये छोटा उत्तर प्रदेश से जो है विभाजन के बाद ये राज्य, नए राज्य की स्थापना हुई 2000 में ये सोचा गया था, हमसे थोड़ी भूल हो गई। हम आंदोलनकारी जरूर थे, बहुत शिस्त में हम लोगों ने काम किया, जेलों में गए, जेलों में जो है रहे, जेलों में जगह नहीं हुई, फिर भी हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसकी का फलस्वरूप है कि 2000 में जो है हमको ये राज्य स्थापना मिल गई। लेकिन हम वहाँ पर थक हार के सो गए। हमने कहा राज्य तो हमको मिल गया, अब जो है राज्य चल जाएगा अपना आप ही। हमको उस समय 6 महीने 1 साल जो है बहुत सजग होना चाहिए था, उससे तीव्रता से हमको आगे बढ़ना चाहिए था। किसी को गलत चीजों की धारणा यहाँ स्थापना नहीं होने देनी चाहिए थी। इस बलिदान के कारण भले ही उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, लेकिन जिन मांगों को लेकर अलग राज्य का गठन किया गया था, जो शहीदों ने सपना देखा था, वो आज भी अधूरा है। 30 साल होने जा रहे हैं। अगर इसका पूरा आकलन किया जाए, जिस आधार पर हमने उत्तराखंड की मांग की थी या उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज अगर देखा जाए तो धरातल पे इस तरीके का कोई भी हमें कार्य देखने को नहीं मिलता। पलायन यहाँ से निरंतर हो रहा है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी जो उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाहर जाती थी रोजगार के लिए, कई चीज़ों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। हर साल की तरह 2 सितंबर को भी सभी पार्टियों के नेता और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि मसूरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और अपनी सरकार की तरफ से चली गई विभिन्न योजनाओं का बखान करेंगे और एक दूसरे पर प्रदेश को लगाने का आरोप लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन शहीदों को नमन करता हूँ। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जिस तरह जो है ये आंदोलन चला, वहाँ जहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, वही केंद्र में जो है कांग्रेस पार्टी थी, और जो प्रताड़ना जो आंदोलनकारियों को झेलनी पड़ी है, उसमें जितना सहभागिता जो है समाजवादी पार्टी की है, उतनी ही जो है कांग्रेस की भी है। और आपने देखा होगा जब राज्य प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था तो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि हमारे लाश के ऊपर जो है उत्तराखंड राज्य बनेगा। हम धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य की दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी संवारेंगे, इस मूल मंत्र पे चलते हैं। और आपने देखा हो कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो है उत्तराखंड राज्य जो है प्रगति पर है। और जो सपने आंदोलनकारियों ने और जो संघर्ष जो किया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। आज से 29 वर्ष पहले सन 1994 में जो गोली कांड हुआ था और शहीदों ने जो शहादत दी थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, अपने सीने पर गोलियां खाई थी, परंतु उनके सपने अभी भी कहीं पूर्ण होते नजर नहीं आ रहे।
आज 23 वर्ष होने को आ रहे हैं हमारे इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए, परंतु यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि पलायन के नाम पे बच्चे यहाँ से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और वो दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे हैं। लगभग 3000 गांव उत्तराखंड के जो है भूतिया घोषित हो चुके हैं। इसी प्रकार शिक्षा के नाम पे भी शून्य है, क्योंकि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, लगभग 500 विद्यालय जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड अलग राज्य बना था, वो सपने आज भी अधूरे हैं। आज भी पहाड़ से पलायन जारी है। आज तक भू कानून पर कोई ठोस नीति नहीं बनी। सत्ता पर काबिज रही पार्टियों ने पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी को बचाने के लिए क्या किया, ये प्रश्न आज भी है। अब सीधा रुख करते हैं श्रीहरिकोटा का, जहां पर चांद पर चमत्कार के बाद अब भारत सूर्य नमस्कार करने की तैयारी में है। आपको बता दें, श्रीहरिकोटा से सूर्य मिशन को लेकर आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। जल्द ही कुछ ही पलों में आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो जाएगी। काउंटडाउन जारी है। बहुत जल्द श्रीहरिकोटा से सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली है और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से हो चुकी है। चांद पर तिरंगा लहराने के बाद अब भारत का मिशन सूर्य लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा से आपको बता दें, आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है। के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने, इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। आपको बता दें, आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है। चांद पर फतेह के बाद अब भारत सूर्य पर फतेह के लिए भी तैयार है। आपको बता दें, आदित्य L1 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कर दी गई है। आपको बता दें, आदित्य L1 को PSLV एक्सेल रॉकेट के चलते अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। यह रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ेगा। वहीं आपको बता दें, धरती से नजदीकी दूरी और APG का अर्थ है अधिकतम दूरी। आदित्य L1 का वजन अगर आपको बताएं तो 1480 किलोग्राम बताया जा रहा है। वहीं लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 अलग हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए मौसम साफ है, मतलब बिल्कुल उपयुक्त मौसम में आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई है। वहीं आपको बता दें, मिशन की लॉन्चिंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग उस पल का गवाह बने हैं जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई। वहीं आदित्य L1 मिशन सूर्य की ओर उड़ान भर चुका है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए देश विदेश में हवन वगैरह भी देखे गए। साथ ही आपको बता दें, आदित्य L1 में विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा चमत्कार करने की क्षमता बताई जा रही है। वहीं इसरो और भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिन धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ आदित्य L1 नजर आएगा। 16 दिनों तक आदित्य L1 धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 ऑर्बिट मैन्यूवर होंगे ताकि सही गति मिल सके। इसके बाद आदित्य L1 का ट्रांसलैरेंजियन 1 इंसर्शन होगा। उसके बाद से 109 दिनों की यात्रा शुरू होगी। जैसे ही आदित्य L1 पहुंचेगा, वहां पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके।
वहीं आपको बता दें आदित्य L1 में 6 पेलोड्स लगाए गए हैं। इनके अगर कामों की बात करें तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इसमें लगाया गया है, जिसमें सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग करेगा, यानी कि नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। वहीं सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है, जो कि सूरज को बतौर तारा मानकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। वहीं हार्ड एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है, जो कि एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। वहीं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट लगाया गया है, जो कि सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। वहीं प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यह सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करते हुए नजर आएगा। वही एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स भी लगाए गए हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।